हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे प्यारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अड्डा फॉर केमिस्ट्री पर। आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोलरास लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस को पढ़ने वाले हैं। कोलरास लॉ क्या होता है और उसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, स्टडी करेंगे व्हाट इज़ कोलरास लॉ। कोलरास लॉ क्या होता है। देखिए कोलरास लॉ क्या होता है। कोलरास ने क्या किया था, कोलरास ये साइंटिस्ट का नेम है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को स्टडी किया था और एक स्टेटमेंट दिया था। ये बोला था इन्होंने, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी फॉर अ गिविंग सॉल्ट is the sum of the limiting ionic conductivities of the cation and anion। इसका मीन्स ये है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट की जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो उसमें प्रेजेंट कैटायन एंड एनायन की आयनिक कंडक्टिविटी का सम होती है। ओके, इसको लिख लेते हैं। क्या है, देखिए क्या था स्टेटमेंट का, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी of an electrolyte is the sum of ionic conductivity molar conductivities of cation एंड एनायन। ओके, बहुत सिंपल। देखिए क्या है, इन्होंने क्या बोला था, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मीन्स क्या होता है, पहले समझते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता क्या। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मीन्स है कि हम इतना डाइल्यूशन कर दें किसी भी सॉल्यूशन में, इतना वाटर ऐड कर दें कि जिससे उसकी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो हो जाए। ऐसी कंडीशन जहाँ पर कंसंट्रेशन जीरो हो जाए, ऑलमोस्ट जीरो हो जाए, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलते हैं। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, वो उसमें प्रेजेंट एनायन और कैटायन की आयनिक कंडक्टिविटी का सम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं NaCl। फॉर एग्जांपल हमने लिया है NaCl। NaCl एक सॉल्ट है। अब इसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हमें मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है। तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। तो क्या हो जाएगा, देखिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl इज इक्वल टू हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, कैटायन क्या है इसमें, Na है, प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन। स्टेटमेंट देखिए क्या है, स्टेटमेंट यही था, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किसी भी सॉल्ट की मोलर कंडक्टिविटी उसमें प्रेजेंट एनायन और कैटायन, ये कैटायन है ये एनायन है, दोनों की मोलर कंडक्टिविटी का सम होती है। ओके, यही था हमारा कोलरास लॉ। ओके, अब कोलरास लॉ की कुछ एप्लीकेशंस हैं। जैसे और एग्जांपल एक और ले रहे हैं, एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और ले लेते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं और ऊपर देखते हैं एग्जांपल। फॉर एग्जांपल देखो इधर, फॉर एग्जांपल BaCl2 लेते हैं। अब BaCl2 के लिए हम निकालेंगे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो क्या हो जाएगा, देखिए मोलर कंडक्टिविटी ऑफ BaCl2 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसका जीरो जो लगाया हमने, ये इनफाइनाइट के लगाया है, ये हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन।
अब देखिए यहाँ पर 2 क्लोराइड आयन बने हैं, तो यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा Cl में। ओके, ये था कोलरास लॉ। अब आगे हम पढ़ते हैं, अब आगे हम देखते हैं, अब इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसकी एप्लीकेशंस को। ओके, अब इसकी एप्लीकेशन समझ लेते हैं क्या होती हैं एप्लीकेशंस। ओके, स्टार्ट करते हैं। इसकी एप्लीकेशंस क्या है, देखिए इसका यूज कहाँ कहाँ है। एप्लीकेशंस पढ़ लेते हैं इसकी। एप्लीकेशंस नंबर वन एप्लीकेशन इज कैलकुलेट the molar conductivity of a weak electrolyte। ओके, अब इस कोलरास लॉ की हेल्प से हम किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं इस लॉ की हेल्प से, क्योंकि ये लॉ जो है ओनली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को फाइंड करता है, लेकिन इसकी हेल्प से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी कंडक्टिविटी को फाइंड कर सकते हैं। कि कैसे करते हैं देखिए जरा, एक एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लिया मैंने, जैसे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है हमारा, एग्जाम्पल है CH3COOH। ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब इसकी कनेक्टिविटी को हमें फाइंड करना है किसकी हेल्प से? किन्हीं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वजह से। तो हम यहाँ पे लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। कौन कौन से लेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हम ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया KCl, हमने ले लिया CH3COOK और एक हमने ले लिया HCl। हमें क्या करना है? इन तीनों इलेक्ट्रोलाइट्स की हेल्प से हम इस वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी फाइंड करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड करेंगे। और वो कैसे करते हैं देखिए, ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। जब भी आपसे कभी क्वेश्चन आएगा कि किसी स्ट्रॉन्ग की वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी फाइंड करिए, तो आपको ये दिए होंगे स्ट्रॉन्ग वाले, आपको वीक की फाइंड करनी है। ओके, अब जरा इसका हम करते हैं सॉल्यूशन। कैसे करेंगे देखिए, अब ये वीक है हमारा। अब जरा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम क्या करें, जैसे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। चलो पहले इनको कर लेते हैं, पहले इनको पढ़ते हैं। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बताओ क्या हो जाएगा? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पोटेशियम आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन। इसे मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1, इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे इसे करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये क्या हो जाएगा देखिए, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl आयन। इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ओके, ऊपर रफ कर ले रहा हूं मैं, यहां पे हम रफ कर लेते हैं इसको, एप्लीकेशंस को यहां से। अब क्या करेंगे देखिए, हम इक्वेशन नंबर 2 समझ में आया। अब आते हैं इक्वेशन नंबर 3। देखिए यहाँ पे क्या है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOK एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कितना हो जाएगा? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ K पोटेशियम आयन। ओके, ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 3। हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर ली। अब इन तीनों की हेल्प से, इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से हम किसकी फाइंड कर लेंगे? इसकी फाइंड कर लेंगे। देखो अब जरा हमें इसकी फाइंड करनी है, तो इसके निकालो, तो हो जाएगी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH
मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या हो जाएगा देखिए जरा, इक्वेशन 1 क्या करेंगे तो सुनो, इक्वेशन 2 एंड 3 को हम ऐड कर देंगे और इक्वेशन नंबर 3 को उसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तब ये फाइंड होगा। तो लिख दे रहा हूं मैं, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड इक्वेशन 2 एंड 3, देन सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 देखो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 एंड 3 को हम ऐड कर लेंगे, देन उन दोनों में के एडिशन में से हमें क्या सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस करना है इक्वेशन 1 को। जो कर लेते हैं, देखिए इक्वेशन 1 है क्या, इक्वेशन 1 है हमारा, सॉरी इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 ये है, इक्वेशन 2 है HIN प्लस कंडक्टिविटी ऑफ Cl आयन, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे क्लोज हम, प्लस हमें ऐड करना है इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 ये है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ K आयन, ये दोनों हमने ऐड कर दिए। अब हमें क्या माइनस करना है, माइनस करना है हमें इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 ये है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पोटेशियम आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन। ओके, अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 को हमने माइनस क्यों की, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 को माइनस क्यों किया, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 को ऐड क्यों किया, जरा चेक करो। इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है। इक्वेशन नंबर 2 में HIN है, इधर कैटायन HIN है, और इधर कैटायन क्या है हमारा, पोटेशियम आयन है। इधर एनायन क्या है, इक्वेशन नंबर 2 में क्लोराइड आयन है, और इधर क्या है, एसीटेट आयन है। तो इन दोनों कैटायन और एनायन में कुछ भी कॉमन ना होने की वजह से हमने दोनों को ऐड किया है, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को ऐड किया है। लेकिन जैसे ही हम इक्वेशन नंबर 1 पे आते हैं, तो 1 में क्या है, पोटेशियम आयन है और क्लोराइड आयन है, और इन दोनों को हमने पहले ही यूज कर लिया है। कहाँ पर देखो, यहाँ पर Cl का यूज कर लिया और यहाँ पर पोटेशियम का यूज कर लिया। तो ये पहले ही हमने यूज कर लिए हैं, और ये क्या है, कॉमन है। कॉमन होने की वजह से क्या करेंगे ना, माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा। कॉमन आयंस को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ओके, तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले की हेल्प से, या इस तरह से बोलें तो हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में फाइंड कर सकते हैं। ये कोलरास लॉ की सबसे अच्छी एप्लीकेशन है। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा ये। ओके, सेकंड समझते हैं आप, सेकंड एप्लीकेशन समझते हैं। सेकंड एप्लीकेशन क्या है, देखिए इसकी सेकंड एप्लीकेशन इज calculate the degree of dissociation। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है, आपको चैप्टर नंबर 2 में याद करो, सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ाया था मैंने कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है अल्फा। क्या होता है, अल्फा। तो अल्फा को भी हम कोलरास लॉ की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करते हैं, देखिए अल्फा को। ओके, अब देखिए सुनिए, पहले हम समझते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है। देखिए अरीनियस ने क्या बताया था, अरीनियस ने बोला था कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका डिसोसिएशन ऑलमोस्ट कंप्लीटली हो जाता है, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका डिसोसिएशन बहुत थोड़ा होता है। ठीक है, और इन्होंने बोला था कि डाइल्यूशन करने पर डिसोसिएशन बढ़ जाता है। डाइल्यूशन हम ज़्यादा करेंगे तो डिसोसिएशन पावर बढ़ जाती है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर क्या होगा बताइए, जब डाइल्यूशन हम करा रहे हैं तो ये बढ़ रहा है डिसोसिएशन,
तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर क्या होगा, मैक्सिमम रहेगा डिसोसिएशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर डिसोसिएशन मैक्सिमम रहेगा। तो हम इसकी हेल्प से हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे देखिए ज़रा। हम सपोज कर लेते हैं, सपोज करें मान लीजिए एट सी कंसंट्रेशन, एट सी कंसंट्रेशन, मान लीजिए कोई सी कंसंट्रेशन थी, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की सी कंसंट्रेशन थी, उस सी कंसंट्रेशन पर उसकी जो एट सी कंसंट्रेशन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज लैम्डा सी एम। ये जो है सी कंसंट्रेशन पर किसी इलेक्ट्रोलाइट की क्या है, मोलर कंडक्टिविटी है। अब आते हैं आगे, एट इनफाइनाइट एंड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एंड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी इज हो जाएगी देखिए डेल्टा ए। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ये हो जाएगी और ये एट सी कंसंट्रेशन पर थी ये। अब हमें निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा होता है। अल्फा आपने पढ़ रखा हुआ, अल्फा क्या होता है, अल्फा का फॉर्मूला होता है देखिए अल्फा ये हो जाएगा, देखिए अल्फा का मीन्स है कि कितने मोल्स डिसोसिएट हो गए। उन दो टोटल मोल्स में से किसी टोटल मोल बोल दें या टोटल कंसंट्रेशन बोल दें, टोटल मोल्स या टोटल कंसंट्रेशन में जितने भी मोल डिसोसिएट हो गए हैं उनका टोटल नंबर ऑफ कंसंट्रेशन या मोल से जो रेशो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। ओके तो इसका ये हो जाएगा फॉर्मूला। तो जब हमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी फाइंड होगी, पता होगी, तो हम इसकी हेल्प से क्या कर लेंगे, इसकी हेल्प से हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम फाइंड कर सकते हैं। ओके तो ये सेकंड एप्लीकेशन थी। अब आते हैं थर्ड एप्लीकेशन की ओर। थर्ड एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट। थर्ड है टू कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ a weak electrolyte, किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम डिसोसिएशन कांस्टेंट को भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है अल्फा। डिसोसिएशन कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की जरूरत पड़ती है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम फाइंड किससे कर लेते हैं, कोलरास लॉ से कर लेते हैं। पॉइंट नंबर हमने 2 में पढ़ा था। पॉइंट नंबर 2 में हमने समझा था कि कोलरास लॉ की हेल्प से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं फाइंड हम, डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें अल्फा की ज़रूरत पड़ती है, और अल्फा ऑलरेडी हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है किसकी हेल्प से,
कोलरास लॉ की हेल्प से। जब अल्फ़ा हम कैलकुलेट कर सकते हैं कोलरास लॉ से, तो हम डिसोसिएशन कांस्टेंट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो समझते हैं क्या होता है। अब क्या होता है देखिए, मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल लिया मैंने CH3COOH का, और ये कैसा है, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, अब हमें निकालना है इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इसका डिसोसिएशन करना पड़ेगा। करते हैं इसका डिसोसिएशन। तो क्या होगा, CH3COO आयन बन जाएगा प्लस H आयन में ये डिसोसिएट हो जाएगा। ओके, अब सपोज करिए कि स्टार्ट में इनिशियल कंसंट्रेशन, इसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी वो थी, सपोज कर लिए C थी, CH3COOH की इनिशियल कंसंट्रेशन C थी, C मान ली हमने, सपोज कर ली। तो यहाँ पर बताइए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन आयंस की 0 रहेगी, क्योंकि इनिशियल में क्या है, ये रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, डिसोसिएशन हुआ ही नहीं है। इसी वजह से CH3COO आयन और H आयन दोनों की कंसंट्रेशन 0 रहेगी एट इनिशियली इसको हमने C माना, तो इधर जब डिसोसिएशन हुआ ही नहीं है तो ये 0 हो जाएंगे दोनों। अब बात करते हैं एट टी टाइम आफ्टर, या बोलते हैं एट इक्विलिब्रियम। मान लीजिए इसकी C अल्फा कंसंट्रेशन क्या हुई, डिसोसिएट हो गई। C थी टोटल, C से C अल्फा निकल गई बाहर। जब बताओ, जब CH3COOH C था, इससे C अल्फा इसकी निकली है, तो इसकी भी कितनी जाएगी, इसकी भी C अल्फा जाएगी, क्योंकि इसके भी एक मॉलिक्यूल है और इसके भी एक मॉलिक्यूल है, क्योंकि CH3COOH का भी एक मॉलिक्यूल बना है आयन का, और इसका भी एक मॉलिक्यूल बना है। तो जब ये C अल्फा है तो ये भी C अल्फा होगा, क्योंकि दोनों का रेशो क्या है, सेम ही है, 1:1 है। ठीक है, तो जब C अल्फा यहाँ से डिसोसिएट हो गया, यहाँ से C से, तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचेगा C माइनस C अल्फा। C पहले टोटल था, टोटल में से C अल्फा बाहर निकल गया, कितना बचा, C माइनस C अल्फा। C कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 1 माइनस अल्फा। ओके, अब हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये होता है हमारा Kc, ये होता है, ये हो जाएगा, देखिए इधर लिख लो, कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH आयन, COOH सॉरी, ये हो जाएगा Kc इज इक्वल टू हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा, ये फॉरवर्ड देखो दोनों के लिए, CH3COOH आयन इंटू H आयन, ये फॉरवर्ड के लिए हो गया। अब ये बैकवर्ड में क्या है, CH3COOH आयन की कंसंट्रेशन। अब ये हमें पहले पता ही है, इक्विलिब्रियम पर इसकी कंसंट्रेशन मालूम है हमें, इसकी भी मालूम है और इसकी भी मालूम है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं बस। अब इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1 मान लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं उसे ऊपर से रफ कर रहा हूं। देखिए मैं इतना ही रफ करूंगा बस। अब एट इक्विलिब्रियम पर हमें CH3COO आयन और H आयन दोनों की ही कंसंट्रेशन मालूम है, दोनों की C अल्फा है, तो दोनों की वैल्यू लगा दो आप। Kc इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, इसकी कितनी है C अल्फा इंटू इसकी भी कितनी है C अल्फा है। ये दोनों कब कहाँ पर हैं, दोनों एट इक्विलिब्रियम पर हैं, अपॉन में एट इक्विलिब्रियम पर ये कितनी बची है, ये बची है C 1 माइनस अल्फा। C से हम C काट लेंगे,
तो क्या बच जाएगा, Kc इजिकल टू हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर Kc की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से लगाते हैं। यहाँ पर C क्या है, C कंसंट्रेशन है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। ओके, यहाँ पर हमने कैसे वैल्यू पुट की देखो एक बार समझ लेते हैं। और CH3COO इंटू एच आयन, ये दोनों फॉरवर्ड रिएक्शन के क्या हैं, आयन्स हैं। देखो CH3COO और एच आयन दोनों की कंसंट्रेशन हमें मालूम है एट इक्विलिब्रियम पर। इसकी कितनी है, इसकी है C अल्फा, इसकी भी कितनी है, C अल्फा है। तो C अल्फा इंटू C अल्फा कर दिया। देखिए हम क्या करेंगे, Kc की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर CH3COO आयन की कंसंट्रेशन क्या थी एट इक्विलिब्रियम, C अल्फा, और एच आयन कितनी थी, C अल्फा इंटू C अल्फा कर दिया। अपॉन में क्या है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH। तो ये क्या थी, C ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा, C से हम C काट देंगे, क्या बचेगा ऊपर, C अल्फा स्क्वायर अपॉन आएगा 1 माइनस अल्फा। ओके, तो अब हम फोर्थ एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। इसकी फोर्थ एप्लीकेशन है इसकी, टू कैलकुलेट द फोर्थ नंबर, कैलकुलेट द solubility of a weak electrolyte, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, सॉल्ट करते हैं, सॉल्ट। इस कोलरास लॉ की हेल्प से हम किसी एक वीक नहीं, स्प्रिंगली सॉल्युबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, किसी एक स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की हम सॉल्युबिलिटी को भी फाइंड कर सकते हैं इसकी हेल्प से। और पहले हम समझ लेते हैं स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते क्या हैं। स्प्रिंगली का मीन्स होता है जो बहुत थोड़ी बहुत अमाउंट में क्या हो, डिज़ोल्व हो। ऐसे सॉल्ट्स जो सॉल्यूट के अंदर बहुत कम डिज़ोल्व हो पाएँ, ऐसे सॉल्ट्स को हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स बोलते हैं। ओके, तो स्प्रिंगली सॉल्ट्स की हम सॉल्युबिलिटी को कोलरास लॉ की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। हमने पढ़ा था कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी के इक्वल होती है। अब स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को हम क्या करते हैं, सैचुरेट करें तो उनकी कंसंट्रेशन उनकी सॉल्युबिलिटी के इक्वल हो जाती है। ये बात याद रखें। तो क्या हो जाएगा, लिख दे रहा हूं यहाँ पर, एट सैचुरेशन कंसंट्रेशन इक्वल टू सॉल्युबिलिटी। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका फॉर्मूला इजिकल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन हो जाएगा सॉल्युबिलिटी, क्योंकि सॉल्युबिलिटी क्या है, मोलरिटी क्या है, यहाँ पर मोलरिटी जो है कंसंट्रेशन है किसकी, सॉल्ट की। अब ये मोलरिटी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी बन जाएगी क्या, किस पर, एट सैचुरेशन पर। तो हम सॉल्युबिलिटी को फाइंड कर लेंगे इससे, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलर कंसंट्रेशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब ये जो है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये किसने फाइंड किया था, सबसे पहले फाइंड किया था कोलरास ने, कोलरास लॉ की हेल्प से हमने फाइंड किया था। तो जब तक मोलर कंसंट्रेशन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कैलकुलेट नहीं होगी तब तक हम किसी भी स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी को फाइंड नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसका यूज है यहाँ पर, इसलिए इसका क्या है, ये एप्लीकेशन है। विदाउट इसके हम सॉल्युबिलिटी को फाइंड नहीं कर सकते। ओके, आई होप वीडियो सभी को समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट रहा हो तो मुझे कमेंट करें, कमेंट में आपको आंसर मिल जाएगा। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, चैनल को
सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर भी करें। ओके।